हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में अध्याय 7 समाकलन को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, 12th गणित में समाकलन काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। साथ ही इसमें प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो लोग इसमें रोज़ का काम रोज़ नहीं करते हैं उनका समाकलन अच्छा होता भी नहीं है। और अगर इसमें सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड यानी जितने भी प्रकार के समाकलन हैं उनका ढंग से कॉपी अगर मेंटेन किया जाए तो समाकलन पर काफ़ी मजबूत पकड़ बन जाती है। इसलिए समाकलन पर अगर मजबूत पकड़ कर रखना है तो यहाँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। साथ ही इसमें रोज़ का काम रोज़ करना होगा। दोस्तों, समाकलन पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें समाकलन के दो रूप की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले काफ़ी उपयोग किए जाएंगे। काफ़ी यहाँ हेल्पफुल होगा, यानी उपयोग होगा ही होगा त्रिकोणमिति के सूत्र यहाँ। इसलिए त्रिकोणमिति के सूत्र को याद रखें। अगर याद नहीं है तो उन्हें याद कर लें, वरना यहाँ काम नहीं चलने वाला है। साथ ही अगर यहाँ पर त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो त्रिकोणमिति भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए ये सब बातों को ध्यान में रखना है इसमें। आइए शुरू करते हैं समाकलन। दोस्तों, समाकलन में हम लोग यहाँ जो चर्चा करेंगे इसके दो रूप का चर्चा करेंगे। एक होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। ये दोनों का सम्मिलित रूप समाकलन गणित कहलाता है। यानी यहाँ हम निश्चित समाकलन के साथ साथ अनिश्चित समाकलन को देखेंगे। सबसे पहले अनिश्चित समाकलन को देखेंगे। उससे पहले ये दोनों के संकेत की चर्चा कर लेते हैं। अनिश्चित समाकलन को सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं और निश्चित समाकलन को सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। यानी यहाँ पर a और b लिमिट लगी होती है x पर, यहाँ लिमिट नहीं होती है। यानी अनिश्चित समाकलन को हम समाकलन बिना सीमा के कह सकते हैं और निश्चित समाकलन को हम सीमा के साथ समाकलन कह सकते हैं। यहाँ पर जो ये सिंबल है इसको समाकलन का चिन्ह कहते हैं। ये समाकलन चिन्ह है। ये हमारा समाकल्य है जिसका समाकलन किया जाना है। अंग्रेजी में इसको इंटीग्रैंड कहेंगे। और x हमारा यहाँ चर है जिसके रिस्पेक्ट में fx का समाकलन करना है। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अभी अपने को ये सीखना है अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले इसमें अनिश्चित समाकलन जब हम करेंगे तो किसी फंक्शन का चर x के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ये जो चिन्ह है इसको समाकलन का चिन्ह कहेंगे। क्योंकि जब पुराने ज़माने में समाकलन की खोज हो रही थी तो समाकलन का मोटा मोटी अर्थ लगाया जाता था समेशन, और यहीं से
इस s को थोड़ा विकृत कर दिया गया है और वहीं से ये चिन्ह आया है। चूँकि समाकलन कुछ कुछ जोड़ के जैसा काम करता है, इसीलिए चिन्ह इसका ऐसा है। यहाँ f(x) जिसका समाकलन करना होगा उसको समाकल्य कहेंगे, और x हमारा चर होगा जिसके सापेक्ष हम f(x) का समाकलन करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि ये जो समाकल्य होगा, ये समाकल्य किसी न किसी फंक्शन का अवकलज होगा। ये प्रमुख बात है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। समाकल्य जो होगा किसी न किसी फलन का अवकलज होगा, और इसीलिए अनिश्चित समाकलन में हम उसी फलन को ढूंढेंगे जिसका अवकलज यानी समाकल्य यहाँ दिया रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो उसका फलन निकालने में हम अनिश्चित समाकलन का उपयोग करते हैं। यानी अनिश्चित समाकलन दिए गए अवकलज के फलन को निकालने की एक विधि है। अगर इसको प्रक्रम के रूप में देखें तो ये डिफरेंशिएशन का या अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है, कुछ नहीं है दोस्तों। ये अनिश्चित समाकलन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन या अनिश्चित समाकलन अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने देखा है कि अगर x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आता है 2x। अगर x² + 2 का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो भी ये आता है 2x। अगर x² - 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो भी आता है 2x। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2x अवकलज है और इसके इनफाइनाइट फलन यहाँ हैं। मतलब इस प्रकार से यहाँ अपरिमित फलन हैं जिनके अवकलज 2x हैं। तो फिर ये 2x अवकलज है इसका x² - 3 का, 2x अवकलज है x² + 2 का, 2x अवकलज है x² का। कहने का मतलब है कि अगर ये 2x अवकलज है इसका तो ये इसका प्रति अवकलज होगा। यानी प्रति अवकलज मतलब समाकलन। अनिश्चित समाकलन को प्रति अवकलज भी कहेंगे, चूँकि डिफरेंशिएशन का ये व्युत्क्रम प्रक्रम है। यानी समाकलन जो होगा हमारा समाकलन, उसका एक और नाम रखेंगे प्रति अवकलज। समाकलन को प्रति अवकलज कह लें या फिर इसको पूर्वग भी कहते हैं। ये 3 नाम से प्रचलित हैं। समाकलन को प्रति अवकलज भी कहेंगे या पूर्वग भी कहेंगे। यहाँ समझने लायक बात है, x² - 3 का अवकलज 2x है तो 2x का प्रति अवकलज x² - 3 है। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2x का प्रति अवकलज या इसको समाकलन कह सकते हैं, वो है x² + 2 x² - 3 और इसी प्रकार से अपरिमित फलन होंगे जिसका अवकलज होगा 2x। तो इसे व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² + c विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर होगा 2x। यानी 2x x² + c, जहाँ c कांस्टेंट है, चूँकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और c का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका अवकलज हो गया 2x। तो ये 2x का प्रति अवकलज हो गया x² + c। यानी
2x का समाकलन है x² प्लस c। मतलब समझें, यहाँ c को समाकलन का अचर कहते हैं, समाकलन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, और 2x के समाकलन के ये परिवार को व्यक्त करता है। यानी समाकलन जो होता है अनिश्चित समाकलन, वो अद्वितीय नहीं होता है। अनिश्चित समाकलन समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है। मतलब अगर इसमें समझें कि अनिश्चित समाकलन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम है, कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों को ये फंक्शन मिला होता था, इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो हमको मिलता था f'(x). अगर इसका हम समाकलन कर दें तो वापस से हमको मिल जाएगा फंक्शन। तो इसी फंक्शन को निकालना ही कहलाएगा अनिश्चित समाकलन या इंडेफिनिट इंटीग्रल या प्रति अवकलन। कुछ नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़ा है तो समाकलन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रक्रम है। जैसे f(x) का डिफरेंशिएशन अगर f'(x) है तो f'(x) का अगर समाकलन प्रति अवकलज हम जानना चाहें तो वो होगा f(x). अगर इसे जनरल रूप में समझें तो डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लें f(x) प्लस c का x के रिस्पेक्ट में, और ये आता है f(x). तो समाकलन करेंगे अगर f(x) का विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा f(x) प्लस c। c यहाँ समाकलन का नियतांक कहलाता है। c के मान अलग अलग रखकर इस समाकलन के परिवार के सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, यह समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है। यहाँ c का मान रियल नंबर से कुछ भी दिया जा सकता है, इसीलिए चूँकि c यहाँ फिक्स नहीं है इसीलिए इसको अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। और अनिश्चित समाकलन समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है, और यहाँ c को समाकलन कांस्टेंट कहेंगे, समाकलन का नियतांक कहेंगे। वो रियल नंबर से कुछ भी दे सकते हैं। इसमें c का मान अलग अलग देकर हम इसके समाकलन के जो परिवार होंगे उनके सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना ही है अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणों की चर्चा करने से पूर्व एक बार फिर से समझ लें कि समाकलन के अंतर्गत हम अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। अनिश्चित समाकलन को संकेत में हम लिखते हैं, ये सिंबल लगाते हैं जिसको समाकलन चिन्ह कहते हैं। यहाँ f(x) होता है और ये dx होता है। यानी f(x) का x के सापेक्ष समाकलन को हम लोग इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। डिफरेंशिएशन अगर करते हैं हम किसी फंक्शन का तो अवकलज मिलता है, और अगर उस अवकलज का पुनः समाकलन कर दें तो वो फंक्शन हमको मिल जाता है, और वही फंक्शन हमारा होता है प्रति अवकलज या फिर समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। इसमें उस फलन की खोज करी जाती है जिसका अवकलज हमको समाकल्य के रूप में दिया रहता है। यानी अनिश्चित समाकलन में फंक्शन जो होता है वो किसी फंक्शन का अवकलज होता है। हम समाकलन करके उस फंक्शन को पुनः निकालते हैं, यही है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, यह समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से हमने दिखाया है कि 2x अवकलज है कई सारे फलनों का, यानी ये 2x का जो प्रति अवकलज होगा, समाकलन होगा, वो इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। ऐसे अपरिमित फलन हो सकते हैं। इसको हम जनरल रूप में लिख दिया है x² प्लस c, यानी 2x का प्रति अवकलज या समाकलन हो गया x² प्लस c, जहाँ c को हम कहेंगे समाकलन
कांस्टेंट जो रियल नंबर से आएगा c का मान अलग अलग रखकर हम इसके समाकलन के सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। यही है हमारा अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव्स। ध्यान रखें, सबसे पहले f(x) का x के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि अगर फंक्शन के साथ कोई कॉफिशिएंट हो तो ये कॉफिशिएंट समाकलन से बाहर हो जाता है, यानी समाकलन में ये भाग नहीं लेता है, यानी ये हो जाएगा k समाकलन f(x) dx। तीसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि अगर समाकलन दो या दो से अधिक फलनों का योग या अंतर हो तो योग या अंतर के केस में समाकलन बट जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं f(x) dx प्लस माइनस समाकलन gx dx। ये दो बात इसमें महत्वपूर्ण है। अगर कोई कॉफिशिएंट फलन के साथ है तो कॉफिशिएंट समाकलन में भाग नहीं लेता है, वो बाहर कर लेंगे, और अगर दो या अधिक फलनों का योग या अंतर दिया हुआ है तो इस प्रकार से समाकलन को सेपरेट कर लेते हैं। इतनी बात को समझने के बाद आइए कुछ इसमें बेसिक फॉर्मूले को देखते हैं जिसका उपयोग कर हम यहाँ समाकलन को ज्ञात करेंगे। फॉर्मूले जो यहाँ हमको याद रखने हैं, सबसे पहले समाकलन अगर dx लिखा है तो इसका समाकलन होगा x प्लस c जरूर लगाएंगे, चूँकि c की वजह से ही हम इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। दूसरा, समाकलन में पावर रूल या घात रूल भी चलता है। ये होता है x n+1 बटे n+1 और प्लस c, इसको पावर रूल कहते हैं। समाकलन में पावर रूल इस प्रकार से चलता है। तीसरा, साइन x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है माइनस कॉस x प्लस c। चौथा, कॉस x का समाकलन x के रिस्पेक्ट में होता है साइन x प्लस c। पाँचवा, सेक स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है tan x प्लस c। छठा, समाकलन सेक x इंटू tan x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है सेक x प्लस c। सातवां, समाकलन कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर होता है माइनस कॉट x प्लस c। आठवां, समाकलन कॉसेक x इंटू कॉट x dx बराबर ये होता है माइनस कॉसेक x और प्लस c। नौवां, समाकलन 1/x dx बराबर होता है log x प्लस c। 10वां, समाकलन ax dx बराबर होता है ax
बाई log a और प्लस c। 11 नंबर में होता है समाकलन e की घात x dx बराबर e की घात x प्लस c, यानी e की घात x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन e की घात x ही होता है और प्लस समाकलन कांस्टेंट। 11 नंबर में होता है समाकलन dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इन्वर्स x प्लस c। 12 नंबर में होता है समाकलन dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस इन्वर्स x प्लस c। 13 नंबर में होता है समाकलन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इन्वर्स x प्लस c। 14 नंबर में होता है समाकलन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉट इन्वर्स x प्लस c। 15 नंबर में होता है समाकलन dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इन्वर्स x प्लस c। और 16 नंबर में होता है समाकलन dx बटे x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स x और प्लस c। तो ये हमारे पास कुल 16 सूत्र हैं जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हमको समाकलन या अनिश्चित समाकलन हमको ज्ञात करने हैं। फिर से समझ लें, अनिश्चित समाकलन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन या अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। इसमें हम अवकलज का समाकलन करेंगे और उसके फलन को निकालेंगे, यानी यहाँ जो समाकल्य होगा वो किसी न किसी फलन का अवकलज होगा, उसका अनिश्चित समाकलन वापस से हमको वही फलन प्राप्त हो जाता है और इसीलिए अनिश्चित समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। यहाँ ध्यान रखना है कि समाकलन जब करते हैं हम अनिश्चित समाकलन, तो हमको समाकलन का एक परिवार मिलता है जिसको जनरल रूप में हम लिखते हैं इस प्रकार से, f(x) dx बराबर f(x) और प्लस c। यहाँ c का मान रियल नंबर से कुछ भी यहाँ दिया जा सकता है और समाकलन के सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। ये प्रमुख बात इसमें ध्यान रखेंगे कि अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, यह समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है। इसमें जो c होता है एक नियतांक होता है, रियल नंबर से लेते हैं उसको और c का मान अलग अलग रखकर हम समाकलन के सदस्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यही है अनिश्चित समाकलन। इसमें कुल 16 फॉर्मूले यहाँ दिखाए गए हैं जिनका उपयोग करके हम समाकलन ज्ञात करेंगे।